हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर जुडिशरी एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ये आपका चैप्टर 9 है, ग्रेड 11 पॉलिटिकल साइंस बुक्स। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट का जो थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले जुडिशरी का मुख्य फंक्शन क्या होता है? न्याय करना या न्याय देना। जिस टाइम पर कानून बनाए जा रहे होते हैं या लॉज जो है वो बनाई जा रही होती है, लागू करी जा रही होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के द्वारा, उस टाइम पे अगर कोई लॉ को वायलेट करता है यानी कि उल्लंघन करता है किसी भी लॉ का, तो ऐसे में उसको आइदर पनिश किया जाता है या उस पर फाइन लगाया जाता है, और ये काम करती है जुडिशरी। दूसरा, कोई भी जो फंडामेंटल लॉ है, बेसिक लॉ है नेशन की, उसकी आधारभूत जो लॉ माने जाते हैं, कानून माने जाते हैं, उसकी जो है व्याख्या होती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या अगर क्या कहते हैं हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही फंक्शन माना जाए। मतलब जो भी कानून है नेशन का, फंडामेंटल लॉ है नेशन की, उसकी व्याख्या मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है सुप्रीम कोर्ट का ही एक फंक्शन है। इस तरह से जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी सिटीजन या उसके जो अधिकार है उसकी आजादी के प्रोटेक्शन के लिए। मतलब हमें जो अधिकार मिले हैं, हमें जो एक आजादी मिली है, अब उस आजादी को सुरक्षित रखने के लिए जुडिशरी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो सिटीजन्स हैं उनके जो भी अधिकार है उसके प्रोटेक्शन के लिए जजेस का बहुत जरूरी है कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो और फियरलेस हो डेमोक्रेटिक कंट्रीज। मतलब जो भी जज किसी के भी खिलाफ न्याय कर रहा है, ऐसे में उस जज को बिल्कुल भी किसी का डर नहीं होना चाहिए, वो कोई भेदभाव ना करे और वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो अपने डिसीजन को देने के लिए। अब बात करते हैं जुडिशरी की, जो सबसे पहला टॉपिक है इंडिया की जुडिशरी के बाद। जुडिशरी जो है इंडिया की, वो यूनिफॉर्म सिस्टम से बनती है। पूरा एक जो बड़ा सा हमारा सिंगल नेशन है, वो एक उसके लिए सिंगल, कॉमन और इंटीग्रेटेड जुडिशरी प्रोवाइड करेगी। हमारे पूरे नेशन में सिर्फ एक कॉमन इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सबसे टॉप पे प्रेसिडेंट है। उसके बाद अगर हम कोर्ट्स में बात करें तो सबसे पहला आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स, उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और फिर उसके नीचे आते हैं ट्रायल कोर्ट्स। तो जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो एक पिरामिड की शेप में है। अब ये जो आपने डायग्राम देखा, इसमें हमें क्या दिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप पर है जुडिशरी के। उन कोर्ट्स में से जो हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें सबसे टॉप पे आता है सुप्रीम कोर्ट। और इसकी जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ पर है? इसके मेनली जो जजेस बैठते हैं वो दिल्ली में बैठते। प्रेसिडेंशियल जो है या प्रेसिडेंट हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर्मल हेड है पूरी एंटायर जुडिशरी के। तो अगर बाई चांस सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया पनिशमेंट का, तो ऐसे में जो कन्विक्ट है यानी जो जिसके ऊपर आरोप लगाया है या आरोप लगा हुआ है, वो मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है प्रेसिडेंट के सामने। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके ऊपर वो एक बार को प्रेसिडेंट से भी मर्सी पिटीशन की अपील कर सकता है। इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर्मल हेड है पूरी जुडिशरी। जो आर्टिकल 72 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो जो भी पनिशमेंट किसी भी इंसान को दिया गया है उसको वो माफ कर दे, पार्डन मीन माफ कर दे, या जो भी एग्जीक्यूशन है उस पनिशमेंट का कि मतलब उसको कब सजा होनी है, इस समय होनी है, उसको सस्पेंड कर दे, या फिर उसमें थोड़ा सा फेर बदल कर दे पनिशमेंट को। जैसे फांसी की है तो उसको उम्र कैद दे दिया जाए, मतलब यह, या माफ कर दी जाए। तो उस तरीके के जो चेंजेस है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो हाईएस्ट पोजीशन मानी गई है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। अब शुरुआत करते हैं जुडिशरी एट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। तो इस चैप्टर में हमारे पास कॉन्सेप्ट है जुडिशरी एट सेंट्रल लेवल और जुडिशरी एट स्टेट लेवल। शुरुआत कर रहे हैं जुडिशरी एट सेंट्रल लेवल। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंट्रल लेवल में आता है जुडिशरी। अब स्ट्रक्चर कैसा है सुप्रीम कोर्ट का वो देखते हैं। आर्टिकल 124 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार या इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार आर्टिकल 124 के सुप्रीम कोर्ट जो है
वो सुपीरियर कोर्ट माना गया है इंडिया। 2015 में जो नंबर ऑफ जजेस थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो थे 28, एक चीफ जस्टिस और बाकी 27 और जजेस। पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है कि जजेस जो हैं और उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, किसी भी एक्ट के माध्यम से पार्लियामेंट जो है जजेस की संख्या बढ़ा सकता है। और अगर ऐसा लगता है प्रेसिडेंट को कि जो वर्कलोड है जस्टिस से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, तब उसमें प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं जितने भी जजेस की जरूरत है उनको। एक बार रिपीट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल में है जुडिशरी के अंदर। आर्टिकल 124 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट सबसे सुपीरियर कोर्ट है। 2015 में नंबर ऑफ जजेस की जो संख्या थी सुप्रीम कोर्ट में वो 28 थी, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 27 और जजेस थे। बाई चांस अगर ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट को कि वर्कलोड जो है जस्टिस से संबंधित वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो प्रेसिडेंट जो है नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा सकते हैं। पार्लियामेंट जो है वो भी प्रिस्क्राइब कर सकता है नंबर ऑफ जजेस को कि बढ़ाया जाए, लेकिन वो किसी एक्ट के माध्यम। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट के और बाकी कोर्ट्स के। हाई कोर्ट जो है उसके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार एक इंसान जो जज के तौर पे बैठेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सबसे पहले उसे नागरिक होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय मूल का नागरिक होना चाहिए। उसने एटलीस्ट 5 साल एक जज के तौर पर किसी भी हाई कोर्ट में इंडिया के सर्विस की हो। उसने लॉ प्रैक्टिस करी हो एटलीस्ट 10 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में इंडिया के। एक बिल्कुल ही डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, प्रेसिडेंट की ओपिनियन में नजर में बहुत ही अलग हट के डिसीजन देने वाला एक ऐसा जज, और उसकी जो एज है वो 65 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ड्यूरेशन जो सर्विस ऑफ जजेस की है वो क्या होती है? जो एज ऑफ रिटायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो है 65 ईयर। इस पीरियड से पहले अगर जज जो है चाहे तो वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करके एक रेजिग्नेशन राइटिंग में दे सकते हैं और अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेथ होने पर अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है वो साबित हो जाती है। कंपलसरी रिटायरमेंट क्योंकि आपको मिसबिहेवियर है आपका, या आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीमा है उसको उसको तोड़ रहे हैं, उसको आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो जज को जो है उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक जज जो है रिटायरमेंट के बाद लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में इंडिया के। ज्यादातर जो रिटायर्ड सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं उनको भी चेयरमैन के तौर पे चुन लिया जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओथ क्या है? हर जज जो सुप्रीम कोर्ट का है वो अपने ऑफिस को एक्सेप्ट करने से पहले बताएगा, बनाएगा भी और सब्सक्राइब करेगा प्रेसिडेंट के सामने एक ऐसी ओथ जो कि पूरी तरह से लॉयल्टी की होगी, फेथफुलनेस की होगी, किसके प्रति? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति और उसकी रक्षा करने के प्रति। मतलब किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के अगर आप एज अ जज के तौर पे चुने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेनी होगी कि आप संविधान की रक्षा करेंगे और उसके प्रति पूरी तरह से लॉयल हो। अब देखते हैं सैलरी और पर्क्विसिटीज क्या होती हैं जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रोटेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने के नाते प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स का करना, सिटीजन्स का प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का करना। ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है? जज। इसके लिए उनको बिल्कुल ही एंजाइटी फ्री रखना होता है, यानी अपने आप को तनाव मुक्त। उनको हर तरह का जो लालच है, जो भी उनको अपनी तरफ टेम्पटेशन खींचते हैं, उनसे दूर रखना होगा। सैलरी, रेंट के अलाउंसेस, पेंशन और बाकी जो कोर्ट के एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं, वो जो है उनको सैंक्शन होते हैं कंसोलिडेटेड फंड जो होता है सेंटर का, उससे। इसको इनकी सर्विस के दौरान जरा सा भी कम नहीं किया जाए। उनकी जो सैलरी है, उनका रेंट अलाउंस है, उनकी जो पर्क्विसिटी है यानी जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सिर्फ तब रिड्यूस हो सकते हैं जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। इनको पूरी तरह से फुल्ली फर्निश्ड रेजिडेंस मिलता है जिस टाइम पे इनका सर्विस टेन्योर चल रहा होता है। अब देखते हैं
पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट। जो पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की इंडिया की वो बहुत ज्यादा वास्ट है। ये जो पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन है इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। सबसे पहले आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इस हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो कुछ खास मैटर्स पे होता है। इसके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कुछ डिस्प्यूट्स पर डिसीजन लेने का अधिकार है। जैसे वो जो है जो भी डिस्प्यूट या मतभेद होता है सेंट्रल और किसी भी स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में, उसका जो है वो एक तरह से सॉल्व करवाता है। ये डिसाइड कर सकता है कि जो स्टेट्स और यूनियन के बीच में या एक से ज्यादा स्टेट्स एक तरफ और एक या एक से ज्यादा स्टेट्स दूसरी तरफ हैं, उनके बीच में जो मतभेद है उसके ऊपर वो क्या डिसीजन ले उसका पूरी तरह से अधिकार है। जैसे अभी नदियों के पानी को लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर जो है स्टेट्स के बीच में मतभेद होता है। इस कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि ये जजमेंट दे सके हर उस सवाल पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से रिलेटेड है या फिर कानून से रिलेटेड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स। इवन हाई कोर्ट जो है उनके पास भी ये पावर होती है। फिर आता है नेक्स्ट एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। अब एपेलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? इसके अनुसार एक अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करी जाती है इंडिया के अगेंस्ट जो भी जजमेंट्स हुए हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के उनके लिए। मतलब बाई चांस कोई हाई कोर्ट में कोई जजमेंट दिया गया जो आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने जो है उसके खिलाफ अपील करी सुप्रीम कोर्ट, तो उसका जजमेंट फिर फाइनल हो। जो भी जजमेंट उनके बाद दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फिर उसको कोई भी और किसी कोर्ट में नेशन के चैलेंज नहीं कर सकता। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में जो है कौन कौन से मैटर्स आते हैं? मैटर्स जो खास तौर से कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या को लेकर होते हैं, इंटरप्रिटेशन। एक पावर जिसमें आप फाइनल डिसीजन दे सकते हो इंटरप्रिटेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। अपील इन सिविल सूट्स, इस मैटर में हाई कोर्ट के पास जो है सर्टिफिकेट ऑफ लीव ये दिया गया है कि वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो डिसीजन है हाई कोर्ट का वो जो है उसके पास पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होना जरूरी है। तीसरा है अपील्स इन क्रिमिनल केसेस। कौन सी कंडीशन जो है वो पूरी करनी जरूरी है तभी आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर ट्रायल कोर्ट ने जो है एक्यूज्ड को डेथ पनिशमेंट से बरी कर दिया लेकिन हाई कोर्ट ने उसको जो है डेथ पनिशमेंट दे दिया, ऐसे में अपील करी जा सकती है क्रिमिनल केसेस के अंदर लिए सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया ट्रायल के लिए अपने सामने कि कोई भी ऐसा केस जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट का है और ऐसे में जो ट्रायल है वो कन्विक्ट करता है एक्यूज को और उसको जो है डेथ सेंटेंस हो जाती है, या जब हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे ये जो वाला जो डिस्प्यूट है इसमें एक बार रिव्यू की जरूरत है, ऐसे में जो अपील कर सकते हैं आप क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के सामने। फिर है पावर ऑफ स्पेशल लीव टू अपील। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो जो है लीव दे कि वो अपील कर सके। तब किस केस में? जब क्वेश्चन होता है कि बहुत ही ज्यादा घोर अन्याय हुआ है वो खत्म करने के लिए आप अपील कर सकते हैं, या कोई भी प्रिंसिपल को जस्टिस का उस पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं इस पे क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो ऐसे में आप स्पेशल लीव कर सकते हैं अपील करने। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है? अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट सवाल खड़ा होता है उसका या उठ खड़ने होने की संभावना है और प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तो फिर वो जो है उस सवाल को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे उनकी सलाह के लिए। और उस सवाल के लिए कोर्ट जो है वो हो सकता है कि हियरिंग सुनने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ ये सही है तो फिर वो प्रेसिडेंट को सलाह देता है। जो भी ओपिनियन दी जाएगी कोर्ट के द्वारा वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइस। अब ये पूरी तरह से प्रेसिडेंट की इच्छा पे है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। फिर देखते हैं और बाकी पावर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने जजमेंट को खुद रिव्यू कर सके, पनिश कर सकते हैं अगर कोर्ट की कोई अवमानना करता है। उनके पास पावर है वो रिजॉल्व करे डिस्प्यूट्स जो भी रिलेटेड हो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से।
प्रोटेक्शन करना है राइट्स ऑफ द सिटीजन्स का। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी भी स्टेप को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे वो डिसीजन एग्जीक्यूटिव का हो और जो कि पूरी तरह से संविधान के जैसे कहते हैं ना अंतर्गत नहीं आता या उससे मैच नहीं कर। एक्सेप्शन में कोई भी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं करी जा सकती। जो भी डिसीजन या जजमेंट होते हैं मिलिट्री कोर्ट के मार्शल लॉ के अंतर्गत। फिर आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो भी डिसीजंस या जजमेंट्स उनके द्वारा दिए जाते हैं वो एक तरीके से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए एक परमानेंट डॉक्यूमेंट के तौर पे होते हैं और ऐसे डिसीजन जो है माने जाते हैं ये जो है एक तरह से जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके ऊपर ये सारी चीजें बाध्य हैं। इनके डिसीजंस को इस्तेमाल किया जाता है रेफरेंस के तौर पे बाई चांस कोई भी केसेस होते हैं हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, या उसकी जो रेगुलेशंस हैं वो पूरी तरह से सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर बाध्य हो। अब इसका जो दूसरा पार्ट है जुडिशरी एट स्टेट लेवल, ये करते हैं अगले वीडियो में।